सो बेसिक डेफिनेशन जो है वो क्या है कि सबसे पहले हमें लीनियर कॉम्बिनेशन में ही वर्क करना होता है। तो जो भी वेक्टर्स हमें चेक करने के लिए बोले गए हैं कि वो इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है, तो हमें क्या करना है, a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस an bn को इक्वेट कर देना है जीरो वेक्टर से। अगर मेरे पास इस सिस्टम का सॉल्यूशन आ रहा है जिसमें ए आईज जो हैं वो ज़ीरो आ रहे हैं, तो मैं बोलती हूँ जो ये जो वेक्टर्स का कलेक्शन है ये इंडिपेंडेंट है। और अगर इनमें से कोई भी ए आईज नॉन ज़ीरो आ रहे हैं, दैट मीन्स फॉर सम नॉन ए आईज, नॉन ज़ीरो ए आईज ये सिस्टम सेटिस्फाई हो रहा है, तो उस केस में हम बोलते हैं कि जो एस है वो डिपेंडेंट है। ठीक है, ठीक है। सो बेसिक डेफिनेशन तो यही है। अब उसके बाद हमने एक दो थ्योरम करी थी, तो मैं वो रिकॉल करा देती हूँ। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं उन थ्योरम को यूज़ करके। ठीक है। सो पहली थ्योरम थी कि अगर हमारे पास सेट है एस जो है वो सिंगल्टन है, ठीक है, तो सिंगल्टन में हम ये देखते हैं कि अंदर वाला वेक्टर ज़ीरो है या नॉन ज़ीरो वेक्टर है। अगर वो वेक्टर नॉन ज़ीरो है, ठीक है, तो उस केस में वो जो सेट एस है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, तो अगर एस ये है 1,0,0 सिंगल्टन है, आप देख सकते हो एस, तो इस केस में मुझे सिर्फ ये थ्योरम स्टेट करनी है, मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि थ्योरम का प्रूफ भी मैंने एक क्लास में कराया था और बहुत आसान सा प्रूफ है, तो इस ये आइडेंटिटी की वजह से इसका प्रूफ हो पा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो वेक्टर है ये नॉन ज़ीरो है, तो इस केस में ये हमारा क्या बना, इंडिपेंडेंट बना कि डिपेंडेंट बना। जब भी अंदर वाला वेक्टर नॉन ज़ीरो होगा तो जो सेट बनेगा सिंगल्टन वाला सेट जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। और जब अगर एस हमारा, मैं इसको S1 नाम दे देती हूँ, S1 हमारा सिर्फ ज़ीरो वेक्टर होगा, थ्री डायमेंशन में ले लेती हूँ मैं। ठीक है, तो ये जो S1 है दिस इज लीनियरली डिपेंडेंट। इज दिस क्लियर? ये क्लियर है ये वाला चीज़? यस मैम। ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस करी हुई है, लेकिन अभी तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्यों कर रही हूँ ये डिस्कस। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट थ्योरम है वो लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं हुई थी, स्किप हो गई थी, लेकिन इस टाइप की चीज़ें हमने करी थी, क्वेश्चंस में हमने ऑब्जर्व करा था। तो ये थ्योरम बोलती क्या है, अगर हमारे पास सेट है एस और उसके पास दो वेक्टर है, ऊपर हमने डिस्कस किया है एस के पास एक वेक्टर है, यहाँ पर हम डिस्कस करें एस के पास दो वेक्टर्स हैं, से v1 एंड v2। ठीक है, कंटेनिंग एग्जैक्टली टू वेक्टर्स, और तो ये लिनियरली डिपेंडेंट होगा। कब होगा डिपेंडेंट? इफ एटलीस्ट वन ऑफ द वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। ठीक है, और इसका एक तरह से अपोजिट, कि अगर ये लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा अगर कोई भी वेक्टर एक आपस में स्केलर मल्टीपल नहीं है एक दूसरे का। ठीक है, तो अगर मेरे पास v1 इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ v2 आ जाता है मेरे पास, इसका मतलब है ना कि v1 जो है वो v2 का स्केलर मल्टीपल है। ठीक है, तो इस केस में v1 और v2 का जो कनेक्शन है ये डिपेंडेंट हो जाएगा, और किसी भी k चॉइस के लिए ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, तो उस केस में हमारे पास जो s है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो एक बार इसका प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ से हमें चीज़ याद भी रहेगी और प्रूफ आसान सा है इसका, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो एस ये सेट है, ठीक है, आप देख सकते हो इसमें दो पार्ट है इस थ्योरम के, तो पहले हम ये वाला पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाला पार्ट देखते हैं। तो ये वाले पार्ट में जो मैंने हाईलाइट किया है, ये वाला पार्ट,
इसमें हम सबसे पहले ये अजम्पशन लेकर चल रहे हैं कि जो सेट एस है वो डिपेंडेंट है उसके, और टू शो पार्ट हो जाएगा कि हमें दिखाना है कि एक जो वेक्टर है दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये लेके चले हैं कि ये डिपेंडेंट है। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर a1 एंड a2 सच नॉट बोथ जीरो सच दैट दिस होल्ड। ये सिर्फ डेफिनेशन है। ठीक है, डेफिनेशन की वजह से ये आई है। अब हमारे पास ये है कि a1 और a2 दोनों जीरो नहीं हो सकते, तो मैं ये अज्यूम कर सकती हूँ कि a1 नहीं तो मान लो a1 नॉन जीरो हो गया। ठीक है, a1 नॉन जीरो हुआ तो इक्वेशन 1 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। देखो क्या किया है, a1 v1 इसको इधर लेके गए हैं। ठीक है, माइनस a2 v2। ठीक है, देन a1 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि a1 नॉन जीरो है। ये क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। तो इसका मतलब हो गया कि जो v1 है वो स्केलर मल्टीपल हो गया v2 का। ये कोई स्केलर है, इसको मैंने नाम दे दिया है, तो ये स्केलर ही, उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो v1 जो हो गया v2 का मल्टीपल हो गया। ठीक है, स्केलर मल्टीपल हो गया। सिमिलरली अगर a2 नॉन जीरो हो जाता है तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है, हम a2 से डिवाइड कर सकते हैं। उस केस में v2 स्केलर मल्टीपल हो गया v1 का। तो हमारे पास आ गया कि अगर मैं मेरे पास डिपेंडेंट है सेट, तो v1 जो है वो v2 का स्केलर मल्टीपल हो जाएगा, या उल्टा भी हो सकता है कि v2 v1 का स्केलर मल्टीपल हो जाए। इतना क्लियर है? ये पार्ट क्लियर है इसका? फिर कन्वर्स पार्ट करते हैं। हम्म, यस मैम। ठीक है, तो कन्वर्स पार्ट में मैं अजम्पशन क्या लेके चलूँगी, मैं अजम्पशन ये लेके चलूँगी कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल है, और मुझे शो करना है कि जो सेट आएगा उन दोनों वेक्टर के कलेक्शन से वो डिपेंडेंट होगा। तो मैंने v1 ले लिया v2 का स्केलर मल्टीपल। ठीक है, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये देखो, हमने v1 ले लिया v2 का स्केलर मल्टीपल। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, तो आपके पास दो स्केलर आ गए। पहला स्केलर 1 है और दूसरा स्केलर माइनस अल्फा है। से a1 इज 1 एंड a2 इज माइनस अल्फा। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई जो v1 और v2 सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें a1 तो मुझे a1 की तो श्योरिटी है कि a1 तो है वो जीरो नहीं हो सकता। तो बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशन हमारे पास ये क्या आ गया, लीनियरली डिपेंडेंट सेट। ये क्या आ गया मेरे पास, ये सेट क्या बनेगा, डिपेंडेंट बन जाएगा। क्लियर है इतना? कुछ ऑब्वियस सा प्रूफ था, बस एक बार लिख के बताना था कि ऐसे होता है ये। हम्म, यस मैम। तो आपके पास ये आ गया। ये वो इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है कि हमारे पास एक नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 एंड v2 आ गया है जो कि जीरो वेक्टर के इक्वल है। तो बाय डेफिनेशन इट इज डिपेंडेंट। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जब भी हमें दो वेक्टर गिवन होते हैं तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट से फॉलो होती है। जो ये पहली स्टेटमेंट हमने प्रूव कर दी, और सेकंड स्टेटमेंट जो इसमें है वो फर्स्ट से ही फॉलो होती है। बिकॉज हमारे पास अगर एस जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो इस चीज़ का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स v1 और v2 में से कोई भी एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर वो स्केलर मल्टीपल हो गए तो वो डिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इसके अपोजिट है, तो उसका प्रूफ हम नहीं लिखेंगे। तो अब इसी तरीके से जब भी हमें दो वेक्टर गिवन होते हैं तो हम डेफिनेशन से नहीं देखते, हम बस ये देख लेते हैं कि एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल है या नहीं, और हम थ्योरम यूज़ कर देते हैं।
ठीक है, अब मैं आती हूँ थर्ड थ्योरम पे, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन पे आती हूँ। सो थर्ड थ्योरम क्या कहती है? थर्ड थ्योरम कहती है कि एनी फाइनाइट सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस दैट कंटेन द जीरो वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट। दैट मीन्स अगर किसी सेट में जीरो वेक्टर को कंटेन किया गया है तो ये श्योरिटी है कि वो जो सेट है वो हमारा डिपेंडेंट बनेगा, चाहे उसने बाकी सारे, उसमें कितने सारे वेक्टर कंटेन कर रखे हो नॉन ज़ीरो, लेकिन सिर्फ उसने एक ज़ीरो वेक्टर को कंटेन कर लिया है। जैसे कि इस सेट में है, आप देख सकते हो इसने इस ज़ीरो वेक्टर को कंटेन किया हुआ है, तो ये जो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ये जो सेट है एस, ये क्या बन जाएगा? डिपेंडेंट बन जाएगा। अब एक बार इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ इसका सिंपल सा है, वही सेम लॉजिक डेफिनेशन ही यूज़ हो रही है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि देखो अगर एस हमारा दो केस बनाए हैं आई थिंक इन्होंने, नहीं तो इससे भी हो जाएगा। ऐसे कर लेते हैं, ये ऐसे दो केस नहीं। हम्म, चलो ठीक है, ऐसे करते हैं। रुको, S be the finite subset of a vector space V containing zero vector। तो इसने दो केस करे हैं इसमें। ठीक है, एक पहला सेट ले लिया है S, एक पहले केस बनाया है S की अगर S के पास सिर्फ एक जीरो वेक्टर ही है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम जो अभी हमने फर्स्ट थ्योरम जिसे मैंने स्टार्ट किया था, उसकी वजह से S जो हो जाएगा वो डिपेंडेंट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अगर S खाली सिंगलटन जीरो वेक्टर है। हम्म, मैम बट डेफिनेशन के हिसाब से लीनियर इंडिपेंडेंस में होता है ना, सारे एलिमेंट मतलब कोफिशिएंट जीरो होते हैं। हाँ, तो डिपेंडेंट ही तो बोल रहे हैं कि अगर एस के पास जीरो वेक्टर है तो वो डिपेंडेंट है। यहाँ पर हमने प्रूव किया था ना, यहाँ पर हमने ये प्रूव किया था कि एस, ये वी जो है अगर ये जीरो हो जाता है तो जो एस है वो डिपेंडेंट होता है। यहाँ पर हमने ये प्रूव किया। मैं तो लीनियर इंडिपेंडेंस की बात कर रही हूँ। लाइक पहले हम लोगों ने डेफिनेशन के हिसाब से सॉल्व किया था लीनियर इंडिपेंडेंस में कि जो A1 A2 A3 सब जीरो होंगे। तुम उसको डेफिनेशन से क्यों अभी अभी क्यों देख रहे हो? डेफिनेशन से क्यों देख रहे हो? कुछ कुछ गड़बड़ है तुम्हारे तुम्हारे कंसेप्ट में। एक बार बोलो दोबारा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ लेकिन। हाँ। मैम जो लीनियर इंडिपेंडेंस का जो डेफिनेशन था उसमें क्या हम्म। बोलते हैं, जो A1 A2 A2 AN था वो जीरो था, मतलब जो भी कोफिशिएंट्स थे वेक्टर्स के हाँ मल्टीपल का तो वो हाँ जीरो हाँ था। हाँ, ठीक है, मैं बताती हूँ मुझे, मैं इधर कर देती हूँ क्योंकि उसमें लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी लिखी हुई है, उससे उतना जल्दी कन्वे नहीं हो पा रहा है। मैं इधर करके करती हूँ, ठीक है, बताती हूँ। तुम डेफिनेशन से करना चाह रहे हो, डेफिनेशन से भी हो जाएगा वो। ये देखो, अभी के लिए ये सेट है हमारा, ठीक है, इतना ठीक है, ये सेट है। अब मैं ये कह रही हूँ कि ये जो सेट होगा वो LD बनेगा। क्यों? क्योंकि बाय डेफिनेशन ही जाके देख लो, बाय डेफिनेशन अल्फा टाइम्स ऑफ ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो क्या इम्प्लाई करता है? ये जो इक्वेशन है किसी नॉन ज़ीरो अल्फा के लिए भी सेटिस्फाई हो रही है। हम्म, इस मैम बट अल्फा जीरो भी तो हो सकता था। हाँ, ज़ीरो तो हो सकता है लेकिन नॉन ज़ीरो भी तो हो सकता है ना, तो दोनों केस है ना इसमें। देखो हम्म, तो सिर्फ मुझे एक एक ही सॉल्यूशन ही चाहिए होता है जिसमें एक नॉन ज़ीरो हो। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह मान ले ये वाला वेक्टर लिख दूँ, ये आप देख सकते हो एक नॉन ज़ीरो वेक्टर है। अब इसमें अल्फा का क्या सॉल्यूशन आ रहा है?
अल्फा क्या आ रहा है? 0। 0 ही आ रहा है। ठीक है, तो मेरे पास इसका एक ही यूनिक ही सॉल्यूशन आ रहा है जो कि 0 है। ठीक है, तो इसलिए जो भी ये वाला जो सेट होगा जिसने इसको कंटेन किया हुआ है वो इंडिपेंडेंट होगा। और इसमें ये 0 वेक्टर का मतलब है ये बोल्ड ओ का मतलब है जो भी डायमेंशन है, जैसे कि ये भी हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है अगर 3 डायमेंशन में हम काम कर रहे हैं तो इस वेक्टर इसको मैं कलेक्ट कर लूंगी क्योंकि ये सम नॉन जीरो। अगर इसको मैंने कलेक्ट कर लिया और आप देख सकते हो कि ये इस तरह की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है फॉर सम नॉन जीरो अल्फा। अल्फा को आप मान लो इस केस में मैंने 1 ले लिया। ठीक है, 1 भी ले सकते, 2 भी ले सकते, कुछ भी ले सकते, कोई भी नॉन जीरो भी ले सकते, लेकिन जीरो जीरो लेने से कुछ मेरे पास कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है कि मैं 0 ले लूं। जब मुझे पता है ये नॉन जीरो से भी सेटिस्फाई हो रहा है, नॉन जीरो से भी जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास 0 वेक्टर ही आएगा। तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि ये यहाँ पर डिपेंडेंट होगा और जो भी नॉन जीरो वेक्टर होगा तो वो इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब इसी रिजल्ट को एक्सटेंड किया है उसने थर्ड थ्योरम में। उसने कहा है कि अगर एस के पास 0 वेक्टर है, ये बोल्ड ओ कर रही हूँ मतलब 0 वेक्टर है, और उसके अलावा मान लो कोई और वेक्टर्स हैं, तो इसको मैं नाम दे देती हूँ V2 V3। अभी के लिए मैं V3 ले लेती हूँ, आप Vn पे भी काम कर सकते हो। ठीक है, जब हम 3 वेक्टर पे काम कर सकते हैं तो हम 4 पे भी कर सकते हैं, 5 पे भी कर सकते हैं, n पे भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए मेरे को ये मेरे पास है कि S ने कंटेन किया हुआ है 0 वेक्टर को, और मुझे थ्योरम के अकॉर्डिंग तो ये पता चल रहा है कि ये डिपेंडेंट होना चाहिए। अब मैं चेक करती हूँ ये डिपेंडेंट कैसे हो जाएगा। ये डिपेंडेंट ऐसे हो जाएगा कि देखो मैंने इससे स्टार्ट किया है, यहाँ पर 0 वेक्टर है। ठीक है, मुझे अगर मुझे दिखाना है कि S जो है वो डिपेंडेंट है तो मुझे अल्फा आईज में से कोई ना कोई नॉन ज़ीरो चाहिए। ठीक है, तो मैं देखो क्या कर सकती हूँ, मैं अल्फा 1 को मैंने 1 ले लिया। ठीक है, अल्फा 2 को भले ही मैंने 0 ले लिया, और अल्फा 3 को भी मैंने 0 ले लिया। तो क्या ये सिस्टम सेटिस्फाई हो रहा है? जो भी बनेगा आप देख सकते हो, यहाँ पर 0 वेक्टर बन जाएगा, यहाँ पर भी 0 वेक्टर बनेगा, और यहाँ पर भी 0 वेक्टर बनेगा क्योंकि इसकी वजह से। ठीक है, बताओ यस और नो। यस मैम। हाँ, तो आप देख सकते हो कि ये जो सिस्टम है ये सिस्टम सेटिस्फाई हो रहा है किसी नॉन जीरो अल्फा के लिए। नॉन जीरो अल्फा कौन सा है? इसमें मैंने अल्फा 1 को ही 1 ले लिया है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 1 ही लो, मैं 2 भी ले सकती हूँ, बस नॉन जीरो चॉइस आ रही है मेरे पास। तो मैं क्लेम कर सकती हूँ कि जो सेट होगा ये क्या बनेगा? डिपेंडेंट। बात समझ में आ रही है? जब भी 0 वेक्टर होगा, जहाँ पे भी 0 वेक्टर है इसका मतलब वहाँ पर डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि 0 वेक्टर के आगे हम कोफिशिएंट 1 लगा सकते हैं और उससे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता सेट का उस इक्वेशन में। ये वाली अगर मैं इक्वेशन बोलूँ तो 0 वेक्टर के आगे मैं यहाँ पर एक 1 लगा सकती हूँ, 2 लगा सकती हूँ, और इक्वेशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता, और वो हमारा ये भी कर देता है कि मुझे कोई ना कोई अल्फा इज नॉन ज़ीरो चाहिए होता है, वो काम बना देता है डिपेंडेंसी के लिए। क्लियर है ये चीज़? कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम देना, समझ में आ जाएगा। तो बस हमने ये 2 चीज़ें सीखी हैं कि अगर 0 वेक्टर कंटेन करेगा
तो वो डिपेंडेंट होगा, या खुद ही वो एक सिंगलटन जीरो वेक्टर कंटेन करता है तो भी डिपेंडेंट है। और दूसरी चीज़ हमने सीखी है कि अगर वो डिपेंडेंट है तो एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा, और दो वेक्टर कंटेन करता है तो। और अगर स्केलर मल्टीपल है एक दूसरे के वेक्टर तो वो डिपेंडेंट होगा, मतलब ये कन्वर्स पार्ट भी करा है। तो इसमें हमने ये सब चीज़ें करी हैं। तो अब मैंने ये सब क्यों बताया था तुम्हें, क्योंकि इससे पहले मैंने तुम्हें जब लास्ट क्लास ली थी तो मैंने तुम्हें एक मेथड बता दिया था जिसमें हम चेक करते हैं कि कैसे कोई जो सेट है, एक मिनट, कोई जो सेट है वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। ये मेथड मैंने आपको बताया था पहले क्लास में, ठीक है। तो अब जो मैंने थ्योरम्स बताई है उनका क्या यूज़ है, उनका यूज़ हम एक बार डिस्कस करते हैं। जबकि हमारे पास, तुम्हें पता है हमारे पास मेथड है चेक करने के लिए कि हम ये यूज़ कर सकते हैं, ये मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं जब भी हमें इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट चेक करने को बोला जाए। लेकिन हम थ्योरम देखते हैं, थ्योरम ने हमारे किस काम को आसान बनाया है। तो वही है, मैंने तुमसे पहले भी बोला था, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है कि इंस्पेक्शन से बताओ कि जो सेट है ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो पहला सेट देखो, पहला सेट कैसा है, सिंगलटन सेट है, और ये जो इसने अंदर कंटेन किया हुआ है वो नॉन जीरो वेक्टर है। तो ये क्या बनेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। एल आई, ठीक है, एल आई बोल दो, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट है ना एक जैसा साउंड कर जाता है। आगे सेकंड बी बताओ, बी में क्या है, बी में दो वेक्टर हैं, क्या ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हैं? क्या इस वेक्टर को किसी से मल्टीप्लाई करूं तो ये वेक्टर आ जाएगा? नहीं, नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये क्या बनेंगे, ये भी एल आई बनेंगे। सी बताओ, सी में क्या है, ये एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल है। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम ये क्या बनेंगे, एल डी बन जाएगा, ठीक है। डी बताओ, डी में देखो तीन वेक्टर कंटेन करे हुए हैं, तीसरा वेक्टर क्या है, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर है। तो अभी मैंने थ्योरम पढ़ी है कि अगर जीरो, हाँ गुड, एल डी। क्या ई वाला इंस्पेक्शन से हो पा रहा है? क्या इसको कैसे करेंगे? मैम ये लीनियर डिपेंडेंट है बिकॉज आर एन जो के है वो लेस देन है एन से। अरे वाह, गुड। हाँ, ये थ्योरम मैंने रिवाइज नहीं करवाई थी, ये थ्योरम, हाँ गुड। सो ई पार्ट वाली थ्योरम मैंने रिवाइज नहीं कराई है, ये भी मैंने तुम्हें कराया मैम था। कर हाँ, मैं बताती हूँ कहाँ पे कराया। इसी के जब 3 पार्ट करे थे उसके बाद वो 4th पार्ट। हाँ, एक बार मैं रिकॉल करा देती हूँ, बाई चांस किसी ने वो क्लास नहीं की है तो ये थ्योरम एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम है जिसको हम जिसके लिए हमें कंप्यूटेशनल वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये थ्योरम बोलती है कि अगर एस कोई सेट है आर एन का और उसने के वेक्टर कंटेन किए हुए हैं और के और एन में हम कंपैरिजन करते हैं, अगर के इज़ ग्रेटर देन एन तो जो एस होता है वो डिपेंडेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल से समझो क्या कह रहा है ये, स्टेटमेंट तो इतनी क्लियर नहीं है लेकिन एग्जाम्पल लेके करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखो एस जो वेक्टर, एस जो ये सेट है, आप देख सकते हो उसमें तीन तीन वेक्टर का एक तरह से टपल है, 3 टपल्स है, ठीक है। तो बेसिकली ये R3 में है, तो यहाँ पर जो n है वो 3 है, ठीक है, जो ये n है ये 3 है।
उसने कितने वेक्टर कंटेन किए हुए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 वेक्टर कंटेन किए हुए हैं, दैट मीन्स 4 इज ग्रेटर देन 3, यहाँ पर ये चीज होल्ड कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम इज एस इज लिनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। जब भी आपके पास जिस स्पेस में आप काम कर रहे हो, मान लो आप R3 में काम कर रहे हो, ठीक है, और आपके पास S के पास 4 5 6 7 8 9 जितने भी 3 से ज़्यादा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3 से ज़्यादा वेक्टर हैं, तो S हमेशा डिपेंडेंट बनेगा। मान लो आप R2 में काम कर रहे हो, ठीक है, R2 में काम कर रहे हो, ऐसा आपका कुछ ऐसा है 1 0 0 1 1 1। R2 में आप काम कर रहे हो, S के पास कितने वेक्टर हैं, S के पास 3 वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो अगेन ये थ्योरम एप्लीकेबल हो गई कि 2 से ज़्यादा वेक्टर हैं, तो इसलिए S जो हो जाएगा वो हमारा डिपेंडेंट हो जाएगा। तो कुछ थ्योरम है जो हमारे काम को आसान कर देती है, हमें उसके लिए पूरा ये कंप्यूटेशनल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो कि हम पहले कर रहे थे। तो बस मैं यही बताना चाह रही थी इसमें तो, ठीक है। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी हमने किया, ठीक है। अब वहीं पे आते हैं जहाँ से हम छोड़ा था, जहाँ पे हमने ये सब हमने कर लिया था। अब हम डिस्कस करते हैं ये। मैम बोलो। मैम जो अभी एक्सरसाइज कर रहे थे उसमें जो फर्स्ट का ए पार्ट है हम्म, हाँ, मैम वो लीनियर डिपेंडेंट नहीं होगा? मैंने क्या एल आई लिख दी? अच्छा, एल आई तो होगा, एल आई तो होगा। डिपेंडेंट होने के लिए सिर्फ सिंगलटन में यहाँ पर 0 वेक्टर होना चाहिए। अगर यहाँ पे नॉन जीरो वेक्टर आ रहा है, दिस इज नॉन जीरो वेक्टर। नॉन जीरो वेक्टर का मतलब है उसका कोई ना कोई एक कंपोनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। यस मैम, यस मैम। ठीक है। तो इतना हो गया है। अभी स्टार्ट करती हूँ मैं लास्ट वाले से, जहाँ पे हमें कंटिन्यू करना है। इसमें इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बताई है, जो कभी कभार क्वेश्चन के साथ ही आ जाती है। तो इसमें इन्होंने एग्जाम्पल 44 एक बार कंसीडर करने को बोला है, ठीक है। तो एग्जाम्पल 44 हम देख लेते हैं, हमने किया था। और उसके बाद ये ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। कौन सा था? अच्छा, इसमें भी सी पार्ट करना है। देखो, याद करो, जब हमने ये सी पार्ट किया था तो हमने क्या किया था। देखो, हमारे पास ये जो कॉलम आए थे, इसके पास पाइवट एलिमेंट था, इसके पास पाइवट एलिमेंट था, इन दोनों के पास नहीं था। तो क्या बना था ये सेट हमारा? ये सेट हमारा डिपेंडेंट बन गया था, याद है? ये कंसेप्ट याद है ना कि पाइवट एलिमेंट नहीं होता है अगर हर एक कॉलम के पास, तो वो सेट हमारा डिपेंडेंट बन जाता है, ठीक है। तो इसमें एक और अच्छी मतलब इस टेक्निक के थ्रू हम एक और अच्छी ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं हम, जब हमने इस तरह से रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में इसको लिखा, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो। यहाँ पर देखो, ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को मैंने ऐसे लिख दिया, -1 -2 0, ठीक है। आप ये नोट करो, इस वेक्टर को जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इस वेक्टर को मैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ
these two vectors लिख सकती हूँ। कैसे? -1 टाइम्स 1 0 0 प्लस -2 टाइम्स 0 1 0 लिख सकती हूँ। मैंने क्या Yes. किया, जिसमें पाइवट एलिमेंट नहीं था उसको चूज किया और उस वेक्टर को मैंने आगे के जिनके पास पाइवट एलिमेंट है मैंने उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के दिखा दिया। ठीक है, अब एक बार मुझे ये वेरीफाई करके बताओ कि सेम चीज़ क्या मैं इसके साथ भी कर सकती हूँ। यहाँ मैंने इसको पिक किया, कोफिशिएंट मैंने यहाँ से कॉपी करे, वेक्टर मैंने यहाँ से कॉपी कर रही हूँ। क्या ये होल्ड हो रहा है? बताओ, इस राइट हैंड साइड की कैलकुलेशन को कंप्लीट करो। देखो ये वेक्टर आ रहा है, इसको कंप्लीट करो इधर वाले को। यस मैम। आ रहा है, ठीक है। अब सेम चीज़ मैं यहाँ पे पेन चेंज कर देती हूँ। सेम चीज़ इसके लिए भी चेक करो। देखो ये लास्ट जो फोर्थ जो कॉलम है, फोर्थ कॉलम को मैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, यहाँ पे 0 है, ये है 1 1 0। ठीक है, इसको मैं इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ। हाँ लिख सकती हूँ, 1 टाइम्स ऑफ 1 0 0 प्लस 1 टाइम्स ऑफ 0 1 0। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे चेक करो, क्या इसको मैं इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ, जहाँ पर कोफिशिएंट की हेल्प मुझे कौन देगा, ये देगा, 1 1 ही लेने। तो चेक करो इसमें भी ऐसा ही होल्ड कर रहा है क्या? यस मैम, लिख सकते हैं। हाँ, तो जब जिस तो इस तरह की वर्किंग में से ये ऑब्जर्व किया गया कि ऐसा होता है। ऐसा क्या होता है कि जो भी हमारे पास एक वेक्टर है, एक ये वेक्टर ही है ना, ये भी वेक्टर ही है, ये वाला वेक्टर है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर्स टू वेक्टर्स हो जाता है। सिमिलरली ये वेक्टर है, ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू वेक्टर्स हो जाता है। तो अगर मेरे पास पूरा सेट डिपेंडेंट है तो उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा वेक्टर होगा जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू वेक्टर्स होगा। तो ये चीज़ ऑब्जर्व करी गई और यही चीज़ प्रूव करी गई जो कि इस थ्योरम में लिखी गई है। तो इन्होंने यहाँ पर वही चीज़ ऑब्जर्व करी है, ठीक है, और वही चीज़ यहाँ पर इसको एज ए थ्योरम बना के लिखा है। आज बहुत अजीब तरीके से इसको हाँ, suppose S is a finite set of vectors having at least two vectors। ठीक है, उसके पास कम से कम 2 वेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, then S is linearly dependent if and only if some vector in S can be expressed as a linear combination of other। जैसा कि हमने अभी ऑब्जर्व किया, यहाँ पे देखो बना भी हुआ है सर्कल, मैंने तुम्हें बताया था कि कोई ना कोई वेक्टर होगा वो दूसरे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो हमारे पास पुराने जो क्वेश्चन मैं बता रही थी 44 का पार्ट सी, उसमें वेक्टर नंबर 3 और वेक्टर नंबर 4 वेक्टर नंबर 1 और 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने ऑब्जर्व करी और ये चीज़ ये हमारे पास ये बताता है कि ऐसा होगा। तो देखो हमने मैं इसको वहाँ पे कंक्लूड करती हूँ।
कि थ्योरम्स वाले थ्योरी पार्ट में हमने क्या क्या सीखा कि अगर S के पास कोई सिंगलटन वेक्टर है तो हमने चेक किया कि तब डिपेंडेंट कब बनेगा या इंडिपेंडेंट कब बनेगा। ठीक है, डिपेंडेंट कब हो जाएगा जब जीरो वेक्टर हो, और इंडिपेंडेंट कब होगा जब नॉन जीरो वेक्टर हो। जब S के पास दो वेक्टर्स हैं तो डिपेंडेंट कैसे बनेगा और इंडिपेंडेंट कैसे बनेगा। एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होंगे तो डिपेंडेंट बन जाएगा, एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल नहीं होंगे तो इंडिपेंडेंट बन जाएगा। अब तीसरी थ्योरम जो अभी मैंने बताई है इसमें ये आया है हमारे पास, अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा वेक्टर है, इसलिए उसने बोला एटलीस्ट टू वेक्टर्स होने चाहिए। तो जो तीसरा वेक्टर है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू होगा। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो उस केस में डिपेंडेंट हो जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं आ पा रहा है कोई भी वेक्टर एक दूसरे का लीनियर कॉम्बिनेशन, बाकी दूसरे का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं आ पा रहा है तो उस केस में इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और ये सेम रिजल्ट 3, 4, 5, 6 के लिए होल्ड करता है, मतलब आगे के नंबर्स के लिए होल्ड करता है। तो बात समझ में आई है तीनों थ्योरम्स। तो इसका एक बार प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ मुझे पता है थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, लेकिन देख लेते हैं इसका प्रूफ क्योंकि सिलेबस में है, अभी के लिए हम स्किप नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि इजी सा है, लिखने में है लेंदी, ठीक है, वैसे इजी है। तो थ्योरम क्लियर है, थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहना चाह रही है? हेलो मैम एक बार यस रिपीट मैम। कर पाएंगे? अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, अभी थ्योरम का प्रूफ ही बताती हूँ, उसके बाद भी तुम्हें क्लियर नहीं हुआ तो तब तुम पूछना, बिकॉज प्रूफ में तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार मैं स्टेटमेंट रीड कर देती हूँ। देखो, S इज independent if some vector in S can be expressed as a linear combination of other vectors। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अजम्पशन लेके चलती हूँ कि S जो है वो डिपेंडेंट है। ठीक है, तो थ्योरम का ये पार्ट हम प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि डिपेंडेंट है तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिपेंडेंसी देयर एग्जिस्ट AIs नॉन जीरो AIs सच दैट दिस होल्ड। कोई ना कोई इसमें से AI में से कोई ना कोई नॉन जीरो होगा। यहाँ तक क्लियर है? ये सिर्फ मैंने डिपेंडेंसी की डेफिनेशन लिखी है। यस मैम। हाँ, अब देखो कोई ना कोई AI नॉन जीरो होगा, तो किसी को भी ले लो, से मान लो A1 नॉन जीरो हो गया, A2 नॉन जीरो हो गया या A3 नॉन जीरो हो गया, जो भी नॉन जीरो होगा मैं उससे डिवाइड कर दूंगी। तो मान ले AI नॉन जीरो है, ठीक है, यहाँ पर तो AI VI कहीं पे आया हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बाकी सारे जो अदर नंबर्स थे, अदर वेक्टर्स थे, उनको ले गए राइट हैंड साइड पर और AI से डिवाइड कर दिया। तो आप देख सकते हो बाकी सबको, जैसे A1 था, A1 V1 था, उसको मैं ले गई राइट हैंड साइड पर। AN VN था, उसको मैं ले गई राइट हैंड साइड पर, माइनस टाइम्स होता है। और ये जो AI इसके आगे VI के आगे AI है, उससे मैंने डिवाइड कर दिया। तो ये समझ में आ रहा है? इस इक्वेशन से मैंने ये कैसे लिखा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं तुम्हें इसमें बता हाँ देती मैम। हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, मैं इसमें मान लो A1, जब भी जनरलाइज चीज़ को नहीं समझ में आए तो उसको 2 या 3 वेक्टर्स 2 या 3 के लिए करके देख लिया करो, समझ में आ जाएगा। तो इसको मैं 3 के लिए करके देख लेती हूँ। मान लो मुझे A2 नॉन जीरो मिला हुआ है, ठीक है, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ उसको, A2 इक्वल्स टू A1 B1 माइनस A3 B3। ठीक है, क्योंकि A2 नॉन जीरो है तो मैं डिवाइड कर सकती हूँ उससे। ठीक है, यही किया है। अब क्या
ये आप इसमें बोल सकते हो कि V2 जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 एंड V3 है। लीनियर कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हो एक स्केलर है, यहाँ पे भी देख सकते हो ये स्केलर है, ये तो मतलब होता है लीनियर कॉम्बिनेशन का, लीनियर कॉम्बिनेशन का। तो क्या V2 V1 और V3 का लीनियर कॉम्बिनेशन है? यस यस मैम। मैम। हाँ। तो यही थ्योरम की स्टेटमेंट कह रही थी कि हमारे पास कोई ना कोई वेक्टर आ जाएगा फॉर सम वेक्टर एस के अंदर कोई ना कोई वेक्टर आ जाएगा, और अभी जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें हमारा वो वेक्टर V2 आ गया है, एक्सप्रेस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स। और अदर वेक्टर्स इस जो भी मैंने एग्जांपल लिया उसमें V1 और V3 है। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर भी ये चीज़ होल्ड कर रही है। क्लियर है? VI's हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स। ठीक है। मैम ये जो इससे पहले 2 एलिमेंट्स वाला था उसी का एक्सटेंशन है ना ये थ्योरम? हाँ गुड, वही उसी चीज़ की एक्सटेंशन है जो तुमने 2 के लिए ऑब्जर्व किया था, इसने उसी चीज़ को एक्सटेंड कर दिया 3 या 4 वेक्टर्स पे। ठीक है, उसके बाद जनरलाइज कर दिया। कन्वर्स पार्ट क्या बोल रहा है? कन्वर्सली हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि ऐसा हो रहा है, ठीक है, और दिखाना ये पड़ेगा कि वो इंडिपेंडेंट है। तो इन्होंने अज्यूम कर लिया कि VI जो है वो अदर्स वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा, इस टाइप का कुछ आ जाएगा। रुको, मान लो यहाँ से करते हैं। कन्वर्सली VI जो है वो अदर वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है, K1 V1 K2 V2 KI -1 VI -1 प्लस KI +1 VI +1 अप टू KN। ठीक है, ये कन्वर्स पार्ट कर रहे हैं। ये क्लियर है कि VI मैंने ले लिया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स, क्योंकि ये हमारी अजम्पशन है। क्लियर है? यस मैम। हाँ। अब बस इसमें क्या करना है, इधर मैं जीरो वेक्टर इसको बना देती हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, VI को मैं इधर लेके जा रही हूँ, तो VI को मैं उसी की पोजीशन पे रख देती हूँ जहाँ पे वो रखा जा सकता है। तो मैं यहाँ पर आप देख सकते हो ये I-1th पोजीशन है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जनरलाइज में काम कर रहे हैं हम, तो इसलिए थोड़ा सा तुम्हें डिफ़िकल्ट लग रहा होगा कि क्या हो रहा है। लेकिन अगर तुम इसको 2 या 3 2 पे तो नहीं 3 वेक्टर्स पे काम करके देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये जो VI है मैंने इधर रख दिया है, ठीक है, और दिस इज एज इट इज, और ये भी एज इट इज आ जाएगा। तो आपके पास आप देख सकते हो S के सारे वेक्टर यहाँ पर आ गए हैं। S के क्या क्या वेक्टर हैं इसमें? V1 V2 VI -1 VI VN। ठीक है, और आपके पास ये गारंटी है कि जो VI का कोफिशिएंट है वो -1 है, दैट मीन्स नॉन ज़ीरो है। बाकी सारे ज़ीरो भी हो जाएं, लेकिन VI का कोफिशिएंट क्या है? क्या है VI का कोफिशिएंट? -1। जो कि नॉन ज़ीरो है। तो आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि S क्या होगा? S ये है हमारा
एस क्या बनेगा, क्योंकि मुझे पता है एस इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एस के वेक्टर्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जिसमें वी आई का कोफिशिएंट है वो -1 है, दैट मीन्स नॉन जीरो है। तो डिपेंडेंसी की डेफिनेशन से एस क्या बन गया, एल डी। Yes, ma'am. हाँ, थोड़ा सा ये, क्योंकि प्रूफ वाला पार्ट होते ऐसे ही है, जनरलाइज चीज़ों के लिए हम प्रूफ कर रहे होते हैं, तो उनको मतलब समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि ऑब्जर्व जो हमने ऊपर किया कि जो एक वेक्टर दूसरे बाकी दोनों वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा था जब सेट हमारा डिपेंडेंट था। आप देख सकते हो ये दोनों वेक्टर्स थे, ठीक है, और एक ये वेक्टर्स था, तो ये वेक्टर बाकी दोनों वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा था। फिर उसने अगेन ऑब्जर्व किया कि ये वेक्टर भी बाकी दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो फिर उसने उसको वेरीफाई करके देखा जनरलाइज केस में, तो और वेरीफाई हो गया। ठीक है, क्लियर है ये, आगे बढ़ूं? अब क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंस टेस्ट लगाकर चेक करना है कि ये जो सेट एस है जिसके पास ये 4 वेक्टर है, ये चेक करना नहीं है, उसने बोला शो करो, शो करना है कि ये डिपेंडेंट है। ठीक है, और फिर आपको एस के वेक्टर्स को, एस के किसी एक वेक्टर को एक्सप्रेस करना है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम मेथड लगाते हैं, फिर सेकंड पार्ट को हम बाद में देखेंगे। एस के वेक्टर्स को मैंने एज अ कॉलम लिख दिया, यहाँ पर 2 1 0 1, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया 2 -2 1 0, यहाँ पर लिख दिया 11 1 1 4, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया। अब मुझे रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म इसकी बताओ क्या आ रही है। इसको रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में चेंज करो, बताओ मैट्रिक्स क्या आ रही है। ये वाला क्वेश्चन करके फिर देख लेते हैं। मैम इंडिपेंडेंस टेस्ट मेथड है मैम, बहुत सारे लाइक थ्योरम्स लिखे हुए हैं, तो हमें कौन सा पता चलेगा कि कौन सा यूज करना है? बहुत सारे क्या लिखे हुए हैं? मैम जो टेस्ट है ना इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस का, हाँ, जो है ना बहुत सारे थ्योरम में बहुत सारे तरीके लिखे हुए हैं, तो हमें कौन सा पता चलेगा कि हम कौन सा टेस्ट यूज करें इसको प्रूव हाँ, करने के लिए? देख देख मैंने पहले भी बताया था कि अगर तुम्हें थ्योरम यूज़ करनी है तो तुम्हें थ्योरम स्टेट करनी पड़ेगी, और उस थ्योरम को यूज़ करके कैसे आपके पास डिपेंडेंसी या इंडिपेंडेंसी आई है वो लिखना है। ठीक है, और अगर आपको मेथड यूज़ करना है ये वाला, तो बस ऐसे ही करना पड़ेगा ना कि एस के वेक्टर को कॉलम करके लिखना पड़ेगा, देन उसको रिड्यूस एक्लन फॉर्म में चेंज करना है, देन देखना है कि हर एक में पाइवट एलिमेंट, हर एक कॉलम में पाइवट एलिमेंट आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो एस के पास कोई भी, अगर मान ले यहाँ पे एस के पास ये जो वेक्टर है ये 0 वेक्टर होता, तो आप आई थिंक वो 0.3 थ्योरम है, ठीक है, तो आप 0.3 जो भी है, समथिंग 0.3 है, ठीक है, तो आप वो थ्योरम ही स्टेट कर देते हैं कि क्योंकि एस जो है उसने 0 वेक्टर को कंटेन किया हुआ है, हेंस इट इज़ डिपेंडेंट। लेकिन ऐसा नहीं है इसमें, तो तभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि सिर्फ देखकर ही पता चल रहा है, और थ्योरम की एप्लीकेशन है, वो सारी थ्योरम उसमें अप्लाई हो रही है, जितनी भी हमने चार मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम जो हमने पढ़ी है आज, वो सारी उसमें अप्लाई होके, क्वेश्चन नंबर 1 में अप्लाई होके हम सिर्फ थ्योरम को यूज़ करके ही कंक्लूड कर रहे हैं, हमने उसमें मेथड यूज़ नहीं करा। ठीक है, तो थोड़ा प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कि कैसे इसमें मेथड यूज़ हो जाएगा, और दोनों ही चीज़ें करेक्ट है, बस कभी कभार थ्योरम यूज़ करके आपका टाइम बच जाता है।
हुआ रोटेटिव साइक्लोन फॉर्म ये आई, कर रहे हो ना? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. ओके। तो आप देख सकते हो उसकी रो रिड्यूस साइक्लोन फॉर्म ये आएगी, आपकी भी यही आई होगी, ठीक है, इस टाइप की। तो इसके पास फोर्थ के पास जो है वो हमारे पास पाइवट एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या बनेगा, ये डिपेंडेंट बनेगा, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा हो गया। अब उसने बोला है कि एस के किसी वेक्टर को अदर वेक्टर्स एस के किसी वेक्टर को अदर वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखो। तो 1 3 2 0 को मैं क्या इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ? Yes, ma'am. हाँ, क्योंकि दिख रहा है आपको यहाँ पर 1 है, बाकी सारे 0 है, तो 1 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पर 3 दिख रहा है आपको, ठीक है, तो यहाँ पर 3 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पे 2 दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगा। अब वेरीफाई करो कि 1 टाइम्स दिस प्लस 3 टाइम्स ऑफ दिस प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस, ये आ रहा है, और यही आपको इसमें लिखकर बताना है कि 11 1 1 4 इज 1 टाइम्स, मैं इसको V1 नाम दे देती हूँ, 1 टाइम्स ऑफ V1, 3 टाइम्स ऑफ V2 एंड 2 टाइम्स ऑफ, और ये मेरा है V1 V2, चाहे इसको नाम V4 दे दो। V4 इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज? यस मैम। चलो ठीक है, अभी ब्रेक लेते हैं, 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। इसके बाद हमारा अगर रहता है तो काफ़ी कुछ है, चलो देखते हैं।